बच्चों, आज का हमारा विषय है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि या व्यापारिक डेयरी उद्योग कृषि, जिसे इंग्लिश में कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। इस कृषि में पशुपालन किया जाएगा और वो भी किसके लिए किया जाएगा, दूध के लिए किया जाएगा। और साथ के साथ दूध के लिए जो पशुपालन किया जाएगा वो जीवन निर्वाह के लिए नहीं होगा, बल्कि व्यापारिक उद्देश्य से किया जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी कृषि व्यवस्था जिसमें पशुओं का पालन किया जाता है, वो भी दूध के लिए, और वो दूध के लिए जो पशु पाले जाते हैं वो भी जीवन निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि व्यापारिक उद्देश्य से। तो आज हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश के बारे में बात करेंगे। विटलसी ने जो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, उसमें से ही व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि एक कृषि प्रदेश का ही प्रकार है। दुग्ध पशुपालन कृषि का प्रधान उद्देश्य दूध एवं दूध से उत्पन्न पदार्थों के व्यापारिक उत्पादन की खेती करना है। अब मतलब दुग्ध पशुपालन कृषि क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि दूध और दूध से उत्पन्न जो पदार्थ हैं उनका उत्पादन किया जाए, और वो भी व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाए। यह सर्वोच्च कृषि व्यवस्था है। अब ये उच्च कोटि की कृषि व्यवस्था कही जाएगी क्योंकि यहाँ पर फसलों का उत्पादन कम किया जाता है, या फसलों के उत्पादन की अपेक्षा इस व्यवस्था में क्या होता है, एक तो फसलों का उत्पादन कम होगा, और दूसरा फसल उत्पादन की जो कृषि की जाती है उसकी अपेक्षा इस व्यवस्था में श्रम, पूंजी, कृषि और मशीनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। यह उद्यम उन्हीं भागों में सफल है जहाँ शहरी बाजारों की निकटता है। अब जहाँ पर शहर के बाजार निकट होंगे, ये व्यवस्था वहाँ पर ही अपनाई जाएगी, क्योंकि दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर तथा मांस बेचने की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। साथ ही परिवहन के साधन भी सुलभ होने चाहिए ताकि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से सुगमता के साथ पहुंचाया जा सके। तो आपको समझ में आया कि विटलसी के जो कृषि प्रदेश थे उसमें से ही एक कृषि प्रदेश है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है और दूध से बने पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए पाला जाता है, और दूध और दूध से निर्मित पदार्थों का उपयोग व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। तो ये कृषि की उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि इस व्यवस्था में फसलों उत्पादन वाली कृषि की तुलना में पूंजी, श्रम, कृषि मशीनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और ये कृषि उन्हीं क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाएगी जो क्षेत्र बाजार के या शहर के बिल्कुल निकट होंगे, ताकि दूध, क्रीम, मक्खन, छाछ, दही, पनीर और मांस को बेचा जा सके। साथ ही साथ यह उन क्षेत्रों में की जाएगी जहाँ पर परिवहन के साधन विशेष रूप से सुलभ है, क्योंकि अगर परिवहन के साधन नहीं होगा तो दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर, मांस आदि को मार्केट तक पहुंचाना सुलभ नहीं हो पाएगा और लाभ की जगह हानि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये कृषि की जाती है। तो सबसे पहला आता है पश्चिमी यूरोप के देश। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पर आपको मालूम है औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, अतः वहाँ कृषि योग्य भूमि की तो कमी है। औद्योगिक विकास इतना ज़्यादा हो गया तो कृषि के लिए तो भूमि बची ही नहीं है। फलतः इन देशों में डेयरी व्यवसाय का विकास किया गया है। इन देशों में अन्य देशों की तुलना में दुग्ध पशुओं की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर अधिक पाई जाती है। डेनमार्क विश्व में सर्वाधिक दूध और उससे बने पदार्थों का निर्यात करने वाला देश है। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि मुख्य दुग्ध उत्पादक देश हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये व्यापारिक दूध पशुपालन कृषि कहाँ कहाँ की जाती है। तो पश्चिमी यूरोप के जो देश है वहाँ पर व्यापारिक कृषि की जाती है, क्योंकि औद्योगिकरण इतना ज़्यादा हो गया है वहाँ पर कि कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः जनसंख्या के भरण पोषण के लिए या दूसरे व्यवसाय के रूप में यहाँ पर डेयरी व्यवसाय को प्रारंभ किया गया है। और यहाँ पर अन्य देशों की तुलना में दूध देने वाले पशुओं की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि मुख्य दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। उसके बाद आता है यूएसए। यूएसए की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क से विस्कॉन्सिन राज्य तक की कृषि मेखला डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु भी पशुपालन के लिए अनुकूल है और इसीलिए चारा सफलता से उग जाता है। यहाँ के कृषक फसलों के फल, सब्जियां और चुकंदर की कृषि करते हैं। उत्तर पश्चिम यूएसए के राज्य वॉशिंगटन और ओरेगन
राज्यों में पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। तो अब यूएसए में भी क्या किया जाता है, डेयरी फार्मिंग की जाती है, और मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जो है, और न्यूयॉर्क से लेकर विस्कॉन्सिन राज्य तक की जो पूरी कृषि मेखला है उसमें डेयरी फार्मिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन इसके अनुकूल है। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा के पूर्वी जो प्रांत है उनमें दूध के लिए पशु पाले जाते हैं। इस क्षेत्र में जलवायु सामुद्रिक है, इस कारण यहाँ आर्द्रता के कारण घास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, और इसी क्षेत्र में डेयरी उद्योग का भी विकास हुआ है। अब कनाडा जो है, कनाडा का जो पूर्वी भाग है वहाँ की जलवायु सामुद्रिक है, और सामुद्रिक जलवायु के कारण यहाँ आर्द्रता बनी रहती है, और आर्द्रता के कारण यहाँ पर घास अच्छी उग जाती है, और इसी कारण यहाँ पर डेयरी फार्मिंग उद्योग डेवलप हुआ है, डेयरी फार्मिंग डेवलप हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की तो अनिश्चितता होती है, इस कारण केवल दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों में पशुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा अनियमित अनिश्चित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों में पशुओं की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में ही न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में इस प्रकार की कृषि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस देश की जलवायु इस प्रकार की है कि कृषि के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में संपूर्ण वर्ष तक पशुओं को चारागाह में चराया जाता है। न्यूजीलैंड के कुल निर्यात का 30% भाग डेयरी उद्योग की वस्तुओं से ही होता है। अब आप देखिए कि न्यूजीलैंड की भी जो जलवायु है वो इस प्रकार की है कि इस कृषि के लिए अनुकूल है, और यहाँ पर भी क्या किया जाता है, पशुओं को चारागाह में चराया जाता है। और न्यूजीलैंड में ये कृषि इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड का जो कुल निर्यात है उस निर्यात में 30% जो है वो डेयरी पदार्थों का ही होता है। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब यहाँ पर ये कृषि व्यवस्था कितनी ज़्यादा की जा रही है। अब दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, पाउडर, मिल्क, कंडेंस मिल्क यानी सूखा दूध आदि के उत्पादन में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है ना। अब ये जो सारा उत्पादन हो रहा है इनमें प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, और ये तो स्वाभाविक है कि प्रादेशिक भिन्नता पाई जाएगी। कुछ देश दूध के विशेष पदार्थों के लिए विश्वविख्यात हैं। हाँ, अब कुछ देश किसी किसी दूध से निर्मित अलग अलग पदार्थों के लिए विख्यात हैं। जैसे कहीं पर कोई वो दूध से निर्मित उत्पाद हो रहा है तो वो उसके लिए विख्यात हो गया। जैसे अगर हम देखें मक्खन और पनीर के लिए डेनमार्क विख्यात है ना। ऐसे ही हॉलैंड व न्यूजीलैंड है ना, जैसे पदार्थों के लिए विख्यात है। मक्खन और पनीर के लिए डेनमार्क, हॉलैंड और न्यूजीलैंड विख्यात है। जबकि सूखा या कंडेंस मिल्क या पाउडर दूध के लिए यूएसए दूध एवं इससे निर्मित पदार्थों के उपयोग की दृष्टि से भी पर्याप्त भिन्नता मिलती है। जैसे आप समझ गए अब कि मक्खन और पनीर के लिए वर्ल्ड में डेनमार्क, हॉलैंड और न्यूजीलैंड विख्यात है, और सूखे दूध के लिए यूएसए विख्यात है। अब जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि दूध और दूध से निर्मित पदार्थों के उत्पादन में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है, मतलब अलग अलग भागों में किसी भाग में दूध से मक्खन ज़्यादा बनाया जा रहा है, कहीं पनीर ज़्यादा बनाया जा रहा है, कहीं कंडेंस मिल्क बनाया जा रहा है। तो जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में उत्पादन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें तो दूध और उससे निर्मित पदार्थों का उपभोग भी विश्व में अलग अलग दृष्टि से हो रहा है। विश्व के सभी देश या विश्व के सभी कंट्री जो है वो सभी के सभी समान मात्रा में दूध और दूध से बने पदार्थों का उपभोग नहीं कर रहे हैं। मक्खन निर्यातक देश डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व आयातक ब्रिटेन व रूस मुख्य हैं। अब मक्खन का निर्यात तो कौन कर रहा है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, लेकिन इसका आयात कौन कर रहा है, मंगा कौन रहा है, ब्रिटेन और रूस मुख्य रूप से मंगा रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि जो ये डेयरी पदार्थ हैं उनके उपभोग में भी पर्याप्त भिन्नता मिलती है। आज विश्व के देशों में जीवन स्तर ऊंचा उठाने के साथ डेयरी उत्पादन की मांग भी असाधारण रूप से बढ़ रही है। अब हम देखें आज की तारीख में तो क्या हो रहा है, विश्व के विभिन्न देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है, और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है तो डेयरी प्रोडक्ट की मांग अपने आप ही स्वतः डिमांड क्या हो रही है, असाधारण रूप से स्वतः ही बढ़ गई है। भारत में संसार के 20% पशु हैं, किंतु कुल पशुओं में से 36% दुधारू पशु हैं। मतलब हम देखें तो पूरे वर्ल्ड का 20% पशु हमारे देश में है, लेकिन उस 20% में से देखें तो केवल हमारे जो पशु हैं उसमें से केवल 36% ही दुधारू पशु हैं, यानी दूध देने वाले पशु हैं। जहाँ पशुओं का महत्व कृषि श्रम प्रदान करना है। अब विभिन्न कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत
बताए जा रहे हैं, जिन्हें क्रियान्वयन कर डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। हम ये कह रहे हैं कि भारत में पूरे वर्ल्ड के 20% पशु पाले तो जा रहे हैं, लेकिन उनमें से पूरे भारत में जितने पशु हैं उसमें से 36% ही दुधारू पशु हैं। और हम हमारे यहाँ पर पशुओं को किसके लिए काम में लेते हैं? मुख्य रूप से कृषि के लिए काम में लेते हैं। लेकिन अब हम इस प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं जिनसे कि हम डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। तो ये हमने आज जो एग्रीकल्चर रीजन पढ़ा वो है एक तरह से आपका डेयरी फार्मिंग एग्रीकल्चर रीजन, जो कि विटलसी ने दिया था। तो ये एक विटलसी का कृषि प्रदेश है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि विश्व के जिन जिन भागों में पशुपालन किया जा रहा है, और वो भी दुग्ध के लिए पशु पाले जा रहे हैं, और वो भी दुग्ध पशुपालन व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो वो सब एक प्रदेश होंगे, और उन प्रदेशों को हम व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेशों में सम्मिलित करेंगे। तो ये विटलसी का एक इम्पोर्टेंट कृषि प्रदेश यहाँ खत्म होता है।